अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, यानी रेडियस के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। ये बोर एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमें बताया गया था कि रेडियस, एनर्जी, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, ये चार डेरिवेशन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो ये बोर एटॉमिक थ्योरी के हवाले से अभी समझने के लिए जो है वो ये एक सर्कल है हमारे पास, ऑर्बिट है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है हमारे पास। अब इसमें होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, और इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट, न्यूक्लियस से लेके जो ऑर्बिट तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, ठीक है, उस पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है तो वो एक फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगा रहा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है जब ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो वो एक फोर्स बाहर की तरफ लगाता है। जैसे मुख्तलिफ एग्जाम्पल इसके लिए ले सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो रोटेट कर रही है, तेज़ी से रोटेट कर रही है, और जैसे ही वो रोटेट करते करते किसी चीज़ से वो अटैच है, किसी रोड से अटैच है, रोटेट करते करते जो है वो निकल जाती है, तो वो क्या होती है, जो उसकी रोटेशन होती है तो वो बाहर की तरफ जो है वो मूव कर जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम रोटेट कर रहे हो और वो चीज़ वहाँ से निकल जाए तो वो आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो वो एक क्या कर रहा है, फोर्स जो है वो बाहर की तरफ जो है वो एग्जर्ट कर रहा है। अब उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो ऑर्बिट से निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फोर्स जो है वो बाहर की तरफ एग्जर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सी फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब रोटेट कर रही होती है तो वो बाहर की तरफ जो है वो फोर्स एग्जर्ट कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और आपने ये फिजिक्स में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जब सर्कल में रोटेट करती है, ऑर्बिट में रोटेट करती है, तो बाहर से जो है वो उस पर एक फोर्स लग रही होती है, वो कहलाती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपस में इक्वल होती हैं, तो जब दो फोर्सेस आपस में इक्वल हों तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, ठीक है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक है, एक हमारे पास होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होता है तो वो एक बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है न्यूक्लियस तक, वो कौन सी फोर्स कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इसको मुख्तलिफ तरीके से समझते हैं कि होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसको बाहर चला जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है, सर्कल के अंदर मूव करता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है। जब दो फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं। जब कैंसिल आउट कर देंगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिर्फ अपने ऑर्बिट के अंदर वो मूव करता रहेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गई। दूसरी एग्जाम्पल इसकी क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे जो साइन है वो है नेगेटिव, ठीक है, और न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ मूव नहीं कर रहा है, यानी आउटवर्ड नहीं जा रहा वो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि दो चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। यानी ये न्यूक्लियस जो है, अब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने से रहा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब दो फोर्सेज आपस में इक्वल होती हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने ऑर्बिट में ही मूव कर रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपके पास वो है F इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है, mv²/r शर्मा मान। और
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है आपके पास के अब आपके पास दो चार्जेस हैं यहाँ पे, सही है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपके पास कितने ई हैं, 2 ई हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास चार्ज तो यहाँ पे ई है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन प्रोटॉन का आपको नहीं पता, तो उसके साथ आप क्या लगा देंगे, जेड लगा देंगे, जो ये जाहिर करेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। तो ये जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही ऑर्बिट में मूव किए जा रहा है, ना वो बाहर जा रहा है ना वो अंदर की तरफ आ रहा है, वो अपनी पोजीशन पे कायम है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल है, तो ये जब दो फोर्सेज आपस में इक्वल होंगी तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को जाहिर कर रहा है, तो ये स्क्वायर से आपके पास आर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन आपके पास जो आएगी वो जो आ जाएगी, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगी, तो यहाँ से हम आर को सेपरेट कर लेंगे, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि जो के की वैल्यू होती है आपके पास वो होती है, के की वैल्यू होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब के की वैल्यू आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है तो आप क्या करेंगे कि आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर के यहाँ से हट जाएगा, सॉरी, ठीक है, इक्वेशन नंबर आप 3 का नाम दे दें इसे, ठीक है। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो के की जगह आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पूरी वैल्यू एज इट इज आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। अब बोहर के पोस्टुलेट्स के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, बोहर के पोस्टुलेट के मुताबिक जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है NH अपॉन 2 पाई के, ठीक है। अगर आप यहाँ से v की वैल्यू अलग करते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई एम आर, ठीक है। v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई एम आर, एम आर जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पे जाके वो डिवाइड हो गया इसके साथ, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है वो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन इसलिए से ज़्यादा बनवा रहा हूँ ताकि आसानी रहे आपके लिए। इक्वेशन नंबर 4, तो आप इस v की वैल्यू को जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3, r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और इसकी जगह आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी जो v की वैल्यू थी, v स्क्वायर की वैल्यू, वो इक्वेशन नंबर 3 में आके v स्क्वायर में आके पुट हो गई है। अब आप क्या करेंगे कि r आपके पास ये है कि 4 स्क्वायर से पाई कैंसिल होगी आपके पास, इस स्क्वायर से ये m कैंसिल होगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी कि यहाँ पे जो चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आके एम आर एप्सिलॉन नॉट, नहीं सिंपल एम आर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो गया,
ट्रांसफ़र कर दिया इसको हमने, और यहाँ पे हमारे पास जो बचा वो बचा आपके पास n h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा था, पाई, ये पाई भी आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये r स्क्वायर है और यहाँ पे r है, तो ये स्क्वायर से ये r क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये चीज़ें डिवाइड हो रही है, आप इस तरफ भेजें इसको, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू z e स्क्वायर, ठीक है, पाई m r। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू z e स्क्वायर पाई m r। अब यहाँ से आप r को जब सेपरेट करेंगे तो r आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m z e स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया रेडियस, जो बोहर रेडियस था आपके पास हाइड्रोजन एटम का, तो ये आपके पास आ गया रेडियस। बिल्कुल इजी इक्वेशन थी ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू दी गई है आपके पास, उसकी भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे h आपके पास ये कहलाता है प्लांक कांस्टेंट, सही है। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 6.34 एक्सपोनेंट की पावर -34, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.34 एक्सपोनेंट की पावर -34 जूल और सेकेंड। अब आपके पास जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 8.84 एक्सपोनेंट की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। अब आपके पास जो दूसरी वैल्यू है, जैसे मास है, मास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है हाइड्रोजन एटम का, ये उसका मास है। तो मास क्या होता है इसका 9.11 एक्सपोनेंट की पावर -31 kg, ठीक है। और आपके पास जो E की वैल्यू है वो होती है 1.602 एक्सपोनेंट की पावर -19 कूलम। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा जो है आपके पास ये वैल्यू होगी। अब आप क्या करेंगे, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास n जो है वो 1 रहेगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सॉल्व कर रहे हैं यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये n 1 रहेगा आपके पास। h स्क्वायर की जगह आपके पास वैल्यू हो जाएगी 6.34 एक्सपोनेंट की पावर -34, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की जगह आपके वैल्यू आ जाएगी 8.84 एक्सपोनेंट की पावर -12, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और 8.84 एक्सपोनेंट की पावर -12 ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास। पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.142 होती है पाई की वैल्यू, और मास जो है इसका वो है 9.1 एक्सपोनेंट की पावर 9.11 एक्सपोनेंट की पावर -31, ठीक है। और z जो है प्रोटॉन, जब है कि एक प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पे, और चार्जेस जो है इसके ये हो जाएंगे 1.602 एक्सपोनेंट की पावर -19 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, वो इस तरह से आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास एक रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। उसको आप जिस तरह बुक में दिया गया है कि उसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि a की पावर नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ये किस तरह से हुआ कि ये पूरी जो वैल्यू थी आपके पास, ठीक है, आपके पास जैसे हम यहाँ से कोई वैल्यू अलग करें तो r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m और e स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आपके पास अलग हो गई, और 1/z n स्क्वायर ये आपके पास, सॉरी ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। n स्क्वायर अपॉन z भी कर सकते हैं इसको, n स्क्वायर अपॉन z करना, n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। तो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर ये आपने वहाँ सॉल्व कर चुके हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 0.529,
और इसी को आप जो है वो ए नॉट की पावर ए नॉट की वैल्यू दे रहे हैं, तो आपके पास रेडियस कुछ इस तरह से आ जाएगा ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। तो यही मैंने यहाँ लिखा है आर इज इक्वल टू एन ए की पावर नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। यानी आपको जैसे फोर्थ ऑर्बिट का मालूम करना है, सही है, आपको फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है, एन इज इक्वल टू 4। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। अब फोर्थ ऑर्बिट का आपको मालूम करना है, तो आर की वैल्यू सही है, आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन क्या है आपके पास 4, तो ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4 4 ज़ा 16, तो 0.529 इंटू 16, तो यह आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.5 है, तो ये हो जाएगा 8.64 एंगस्ट्रॉम। यानी फोर्थ ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 8.64 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है आपके पास वो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 के बराबर होता है। इसके आगे आप मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट लगा सकते हैं, एक्सपोनेंट 10 की पावर -10 मीटर। सही है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 8.64 एक्सपोनेंट की पावर -10 मीटर। ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वो रेडियस के लिए कैलकुलेशन की, और आपको ये भी बताया कि कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यूज़ क्या क्या है, मैथमेटिकल वैल्यूज़, और फिर उसके अलावा जो है आपको मैंने रेडियस निकाल के बता दिया। अब ये 4 लाजमी नहीं है कि फोर्थ ऑर्बिट हो, ऑर्बिट कोई सा भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ एन की जगह जो है आपका ऑर्बिट की वैल्यू आएगी, बाकी ये कांस्टेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करके 0.529 ये अलग की गई है। ठीक है, तो अब तक के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मज़ीद जो है वो नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ठीक है, अब तक के लिए इतने रखते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़।